हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा लेक्चर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर आपने देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने मेहनत भी की होगी उसको देख के। तो अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, एल्किल हैलाइड्स एंड हैलो एरीन्स एंड हैलो एल्केन्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं उसमें आगे क्या है। चलिए मेरे साथ साथ फॉलो करिए। तो बच्चों ये देखिए, ये मान लीजिए कि कोई भी हैलोजन मॉलिक्यूल है, आप इसके ऊपर या तो लाइट दे दें या हीट दे दें। तो ये जो बॉन्ड है, चलिए इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ना ड्रॉ करके इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये स्पीशीज जनरेट हो जाएंगे। तो बच्चों ये जनरली इस तरह की रिएक्शन जो है गैस फेज में हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ये रिएक्शन हमें गैस फेज में देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट का कोई भी यहां पर इंटरेक्शन नहीं होता है, सॉल्वेंट नहीं है। तो गैस फेज में ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस फ्रैगमेंट के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्रैगमेंट के पास चला जाता है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ मैंने हाफ ये जो एरो के ऊपर इसका हेड लगाया है, एरो हेड कंप्लीट नहीं है, हाफ है। तो पहली बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो यूज करते हैं तो एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को दिखाता है। तो कई बार हम लोग एरो यूज करते हैं इस तरह का बच्चे, तो एरो हेड कंप्लीट होता है। तो एरो हेड कंप्लीट है, इसका क्या मतलब है, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैंने यहां पर एरो हेड हाफ बनाया है तो यहां पर आप समझ जाएंगे ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो किया जा रहा है। तो ये बॉन्ड टूट गया और इस तरह के बॉन्ड के टूटने को कहा जाता है बच्चों होमोलिसिस। बॉन्ड की क्या हो गई, होमोलिसिस हो गई और जनरेट हो गए फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स बच्चों केमिस्ट्री की दुनिया में बड़े खतरनाक, बड़े रिएक्टिव पार्टिकल्स के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये जो है रिएक्शन करते हैं, आगे बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। आपकी बॉडी में भी एक टाइम पर काफ़ी फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, तो ये आगे रिएक्ट करते हैं। तो ये कई तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो इनका एक रिएक्ट करने का मेथड देखिए ये है, जैसे ये एक्स फ्री रेडिकल बना, ये इस मीथेन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये जब हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ HX बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसने किया क्या, एक तो ये काफी एनर्जी वाला पार्टिकल था, ये कैसे बना, इसके ऊपर हीट पड़ी या लाइट पड़ी तो ये पार्टिकल जनरेट हो गया। अब ये पार्टिकल जनरेट हो गया तो इस क्लोरीन आप कहें हैलोजन जो मॉलिक्यूल था वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, बट यहाँ पर जब ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये काफी रिएक्टिव है। तो ये दूसरे स्टेबल पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये करता क्या है, इसने मीथेन के एक हाइड्रोजन को हमने कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो इसने एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसने तो बॉन्ड कर लिया हाइड्रोजन के साथ, तो यहां बन गया HX और इसने दूसरा एक फ्री रेडिकल क्रिएट कर दिया, यह है मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये तो एक तरीका हो गया इनका रिएक्ट करने का। तो ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, इसके अलावा भी ये और तरह से भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे देखिए, यही फ्री रेडिकल किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे ये इथीन है, तो ये फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट कर सकता है। तो होगा क्या, उस केस में ये बॉन्ड बन जाएगा और फ्री रेडिकल सेंटर जो वो यहां क्रिएट हो जाएगा। तो इसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें हम लोग, तो ये हाइड्रोजन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का यहां आया और एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो यहां चला गया। सारे हाफ एरोज आप ध्यान से देखिएगा। तो यहां अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्ड बनाने के लिए और यहां जो ऑड इलेक्ट्रॉन सेंटर है वो यहां पर आना चाहिए, मैंने उसको दूसरी तरफ बना दिया है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन सेंटर यहां पर जनरेट हो गया। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं बच्चों फ्री रेडिकल्स के रिएक्ट करने के। तो चलिए अब मैंने आपको फ्री रेडिकल क्यों बताया इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमें अब पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स। तो अब आपकी समझ में आया होगा। तो उसमें सबसे पहला मेथड जो हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। उसमें जो पहला हम देखेंगे वो होगा फ्री रेडिकल हैलोजनेशन।
तो बच्चों मैंने इसको सबसे पहले मेथड्स तो बहुत सारे हैं बताने, अल्काइल हैलाइड्स बनाने के तो बहुत सारे मेथड है, तो मैंने इसको पहले इसलिए चूज किया है क्योंकि ये आपने अपने क्लास 11th की स्टडीज के दौरान भी इसको पढ़ रखा है। ये मेथड आप जानते हैं, ये एल्केन्स की रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा। तो जो वो वहाँ एल्केन्स की रिएक्शन थी वो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, सॉरी अल्काइल हैलाइड्स में यूज हो जाएगा। तो देखिए इसकी बेसिक जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, हम लोग इसको पहले स्टडी करेंगे मीथेन के साथ। मीथेन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे। क्यों स्टडी करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये जो मीथेन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन है ये सबसे एक सिंपलेस्ट रिएक्शन आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपलेस्ट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। तो और दूसरी बात, ये रिएक्शन जो है ये सॉल्वेंट्स से कॉम्प्लिकेट नहीं होती, ये रिएक्शन गैस फेज में होती है, इसलिए इसमें सॉल्वेंट्स कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। और इससे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं जो न सिर्फ इस रिएक्शन को बल्कि आगे जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जो और फ्री रेडिकल्स की रिएक्शंस होंगी, जैसे अभी तो हम ये हैलो एल्केन्स के लिए पढ़ रहे हैं, फिर मीथेन के लिए पढ़ेंगे, मीथेन के आगे हम और हायर एल्केन्स के लिए भी उसे ही सेम मैकेनिज्म को यूज कर लेंगे। इसी मैकेनिज्म के बेस पर हम उसकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कैसे रिएक्ट करते हैं इनकी रिएक्टिविटी भी एक्सप्लेन करेंगे। अब ये मैकेनिज्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्केन्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ये मैकेनिज्म आगे ऐसे और पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये पार्टिकल नहीं कहना चाहिए, मॉलिक्यूल कहना चाहिए, उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा जिनमें एल्केन लाइक पोर्शंस होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बेसिक रिएक्शन में लिखता हूं आपके लिए यहां पर। तो ये हमने ले लिया मीथेन, इससे रिएक्ट करेगा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। तो बच्चे बन जाएगा क्या, CH3Cl एंड प्लस HCl। बहुत सिंपल रिएक्शन है देखने में। मीथेन ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट मिला हमें क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, और HCl साथ में बन गया। अब क्या है ना बच्चे कि ये रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है, ये रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है, ये रिएक्शन आगे जाता है। यहां पर सबस्ट्रेट था मीथेन, बना दिया मिथाइल क्लोराइड, लेकिन अब ये मिथाइल क्लोराइड भी एज सबस्ट्रेट काम कर सकता है। तो ये मिथाइल क्लोराइड अवेलेबल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा आगे, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट अब सेकेंड स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन शुरू होगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH2Cl2 प्लस HCl ये मिल जाएगा। इसी तरह से ये रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगा, ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू होगा जब तक ये यहां जो चारों हाइड्रोजन है ये चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। तो यहां पर एक वर्ड यूज कर लिया बच्चों मैंने, क्या, सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी की रिएक्शन होगी बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये है एक सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के लिए सब्स्टिट्यूट हो गया, जहां पर हाइड्रोजन था वहां पर क्लोरीन आ गया, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको कहते हैं ये फर्स्ट स्टेज है रिएक्शन की, ये सेकंड स्टेज है, एंड लाइक वाइज ये रिएक्शन आगे भी हो सकती है। एंड द लास्ट स्टेप, तो बच्चे अब जो होगा, हमने तो ये सोचा था कि रिएक्शन कराएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन हमें इस रिएक्शन के एंड में ये चारों प्रोडक्ट मिल गए। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन कराते हैं और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ता है, और इस सेपरेशन का प्रोसीजर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए इनको सेपरेट करने में दिक्कत आती है। तो अगर आप लैब स्केल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने लेबोरेटरी में आपको बनाना है क्लोरोमीथेन, तो आप इस मेथड को ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, और लोग करते भी नहीं है, केमिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है। तो ये एक पूछा जाए क्या ये एक लैब में क्लोरोमीथेन बनाने के लिए अच्छा मेथड है, तो हम कह देंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम ये देखें क्या ये लार्ज स्केल पर क्लोरोमीथेन के प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा मेथड है, तब आंसर हो जाएगा बच्चे यस, लार्ज स्केल पर ये बहुत सारा क्लोरोमीथेन बना सकता है। अब देखिए वो कैसे। तो होता क्या है बच्चों, जब ये रिएक्शन शुरू होती है तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हमने एक बीकर लिया है, बीकर में मीथेन और क्लोरीन डाल दिया है। तो रिएक्शन शुरू कराने के लिए हमने उसको लाइट दे दी या हीट दे दी। तो जैसे ही हीट और लाइट देंगे रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करना शुरू करेगा और CH3Cl बनने लगेगा।
जैसे जैसे समय बीतेगा मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और मिथाइल क्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। एक ऐसा समय भी आएगा जब मीथेन खत्म होते होते इतना खत्म हो जाएगा और मिथाइल क्लोराइड बनते बनते इतना बन जाएगा कि जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब उस समय ये क्लोरीन जितना मीथेन से रिएक्ट कर रहा है उतना ही मिथाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये रिएक्शन तब मेजर या डोमिनेटिंग होने लगेगी और जैसे ही इसका कंसंट्रेशन मीथेन कंसंट्रेशन को पार कर देगा यही रिएक्शन डोमिनेटिंग हो जाएगी, सेकंड स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन शुरू हो जाएगा। उसी तरह इस स्टेप में देखिए, जब ये रिएक्शन हो रही है तो ये इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अभी तो ये बनना शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये ज्यादा बनता जाएगा और जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन से एक्सीड करेगा, थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा और उसी तरह फोर्थ स्टेप। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर एक स्टेप का प्रोडक्ट अगले स्टेप के लिए रिएक्टेंट है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि सिर्फ मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन ही बने। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही मिथाइल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन मीथेन से ज्यादा हो रहा है, डाइक्लोरोमीथेन ही बनना शुरू हो जा रहा है। तो क्यों ना हम मीथेन को लार्ज एक्सेस में रख दें, बीकर में क्लोरीन कम लें और मीथेन बहुत ज्यादा डाल दें। तो जब मीथेन हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के लिए जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसी भी समय पर काफी नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हमने मीथेन बहुत ज्यादा डाला हुआ है। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा तो मीथेन से करेगा और मेजर प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है लैब के लेवल पर क्लोरोमीथेन बनाने के लिए या फिर कोई भी अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अच्छी रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन वहीं पर ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए तो बहुत अच्छी रिएक्शन है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसका देखेंगे मैकेनिज्म। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो बच्चों, मैकेनिज्म देखने से पहले 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। पहला एक पॉइंट, ये जो रिएक्शन है जो मैंने पहले भी मेंशन किया, हीट या लाइट की प्रेजेंस में स्टार्ट होती है। दूसरा पॉइंट, यदि इस रिएक्शन के दौरान हम थोड़ी सी ऑक्सीजन मिला दें, रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ी सी ऑक्सीजन मिला दें, तो इस रिएक्शन की गति जो है वो बहुत कम हो जाती है कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर ये रिएक्शन नॉर्मली प्रोसीड करती है। तो इन पॉइंट्स को अकाउंट करते हुए हम मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप थोड़ा अपने लेवल पे सोचने की भी कोशिश करिए कि बीकर में अभी अभी हमने मीथेन डाला है और क्लोरीन डाला है और लाइट दी है, और खास तौर से लाइट कौन सी दी है, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में हमें ये पता है, यदि हम क्लोरीन के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट दें तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो आप अगर अंदाजा लगाना चाहें तो आप पहला स्टेप जो इस मैकेनिज्म का है आप लिख सकते हैं कि क्या हुआ होगा। क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो हीट और लाइट की प्रेजेंस में टूट गया, तो हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल बच्चे मिल गया। आगे अगर आप सोचें कि अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के पास क्या रास्ते हैं, ये क्या कर सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा है, अभी बीकर में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनना शुरू हुआ है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है, मीथेन का और बाकी क्लोरीन गैस का। तो एक ये रिएक्शन हो सकती है, ये क्या करे, ये एक दूसरे फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन को हिट करे और एक क्लोरीन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, एब्स्ट्रैक्शन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Cl2+। तो ये स्टेप हो तो सकता है बच्चे रिएक्शन में, ये स्टेप प्रोबेबल है, ये स्टेप प्रोबेबल है, लेकिन क्या इस स्टेप से रिएक्शन में कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसी तरह का तो प्रोडक्ट बन गया। तो ये स्टेप प्रोबेबल तो है, लेकिन ये स्टेप प्रोडक्टिव नहीं है, इसके होने से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कर सकता है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्या इसके पास रास्ता बचता है, तो दूसरी जो मेजर चीज मौजूद है अभी हमारे पास बीकर में, उसमें है मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस से रिएक्ट कर सकता है। तो दूसरा स्टेप हम लिख सकते हैं बच्चे, ये मीथेन से रिएक्ट करेगा या कह सकते हैं कोलाइड करेगा और एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जैसा कि हमने अभी लेक्चर की शुरुआत में देखा था। एक हाइड्रोजन जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो जनरेट हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस
HCl। तो ये एक स्टेप आ गया। आगे इसी लॉजिकल थिंकिंग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो अब इस स्टेप को आप देखेंगे तो एक हाईली एक्टिव पार्टिकल कंज्यूम हुआ और एक हाईली एक्टिव पार्टिकल बन भी गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा भी फिर से करेंगे। तो अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या कर सकता है बच्चे, देखिए क्या कर सकता है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन तो बीकर में भी ज्यादा है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जब एब्स्ट्रैक्ट होगा तो इस मीथेन से अब मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये जो इस मीथेन का, और इसने जो ले लिया हाइड्रोजन तो ये मीथेन बना लेगा। फिर यही बात रिपीट होगी बच्चे। ये स्टेप हो तो सकता है लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है। ये स्टेप हो तो सकता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे। और क्या कर सकता है, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल से बच्चे कंबाइन कर सकता है। ये स्टेप प्रोडक्टिव भी है, इससे कुछ नया बनेगा, और प्रोबेबल भी है, मतलब होगा। तो इसकी चर्चा अभी हम कुछ देर बाद करते हैं। जो और इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि बिल्कुल होगा, ये स्टेप की चर्चा हमने अभी क्यों छोड़ी, क्योंकि अभी इसका भी कॉन्सेंट्रेशन और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है बीकर में। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है, क्लोरीन गैस का। तो तीसरा स्टेप हम लिख सकते हैं कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ये कंबाइन कर ले अवेलेबल क्लोरीन गैस से। तो ये एक क्लोरीन गैस में से एक क्लोरीन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बनेगा CH3Cl, और प्लस एक नया फ्री रेडिकल जनरेट फिर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। अब आगे क्या हो सकता है, ये वाले स्टेप की बात करते हैं। धीरे 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 ये स्टेप कई बार रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करेंगे, देखिए यहां मीथेन ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, एक नया रिएक्टिव पार्टिकल बन गया। उस नए रिएक्टिव पार्टिकल ने फिर जो पहले स्टेप में रिएक्टिव पार्टिकल जरूरी था उसको फिर क्रिएट कर दिया, तो ये स्टेप को फिर से रिपीट कर लेगा। तो ये स्टेप कई बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये स्टेप कई बार रिपीट हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे बीकर में मीथेन का और क्लोरीन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होने लगेगा। हमारी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी। तो जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी तो ये स्टेप अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब मीथेन का और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हो सकता है ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स आपस में भी कंबाइन कर जाएं। तो ये स्टेप हम लिख देते हैं। अब क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना लेगा, मिथाइल क्लोराइड बना लेगा। और क्या हो सकता है बच्चे, एक स्टेप ये भी हो सकता है अगर आप सोचें तो, एक Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल से टकरा जाए और फिर से क्लोरीन बना ले। ठीक है, और क्या हो सकता है, आप और सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल्स भी तो जनरेट हो रहे हैं, तो ये भी आपस में कंबाइन कर जाए। तो इथेन गैस भी बन जाएगी। तो बच्चे यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख सकते हैं। ये जो पहला स्टेप हुआ इसके चलते ये रिएक्शन शुरू हुई, तो इस पहले स्टेप को नाम देते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इसको हम नाम देते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। बच्चे दूसरे और तीसरे स्टेप में देखिए अब क्या हुआ कि ये कई बार रिपीट किए और प्रोडक्ट बनता चला गया। तो इन दोनों को हम कहते हैं, इन दोनों को मिला के कहते हैं चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स। यानी इन दोनों स्टेप्स के चलते चेन हमारी जो है वो आगे बढ़ रही है, तो इसीलिए इनको कहते हैं हम चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स। ये देखिए अब क्या हुआ कि अच्छा इन स्टेप्स पे और फिर से गौर करिए, यहां पर एक रिएक्टिव पार्टिकल कंज्यूम हो रहा है तो एक रिएक्टिव पार्टिकल बन रहा है, एक रिएक्टिव पार्टिकल कंज्यूम हुआ तो एक नया बन गया, इसीलिए ये स्टेप बार बार प्रोपेगेट कर पा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी बच्चे यहां पर देखिए, ये एक रिएक्टिव पार्टिकल, ये एक रिएक्टिव पार्टिकल, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और ये एक रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव जो है हमारा प्रोडक्ट बना। तो यहां ये दोनों हमारे जो रिएक्टिव पार्टिकल थे वो इसमें कंज्यूम हो गए। तो जब रिएक्टिव पार्टिकल कंज्यूम हो जाएंगे तो रिएक्शन रुकने की तरफ चली जाएगी। सेम इस स्टेप में और सेम इस स्टेप में भी हो रहा है। तो इन स्टेप्स को मिला जुला के हम लोग नाम दे देते हैं
चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स, इनको नाम दे देते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। तो ये ज़्यादातर फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं क्यों हीट और लाइट ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटना है। आप कह देंगे सर इनिशियली हीट और लाइट दी तो क्लोरीन का बॉन्ड क्यों टूटा? ऐसा करिए ना, मीथेन का में से ही एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो आप लोग बच्चे ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट या सप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, या जो टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, उस पर सिर्फ यही बॉन्ड टूट सकता है, ये बॉन्ड उस टेम्परेचर पे नहीं टूटता है। तो इसीलिए ये मैकेनिज्म उसको अकाउंट करता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि क्या हम फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन कर रहे हैं मीथेन का, तो उसमें इथेन भी बन जाता है क्या? या इसको मल्टीपल ऑप्शन में दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन के दौरान नहीं बनता है या बनता है, उसमें एक ऑप्शन इसको भी बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें स्मॉल अमाउंट में इथेन भी बन जाएगा। ठीक है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा कि मैंने आपसे अभी ये बोला था कि अगर इस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दें तो वह ऐसा क्या कर देता है कि ये रिएक्शन कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाता है, फिर नॉर्मली प्रोसीड करता है। तो चलिए उसको देखते हैं आगे। तो बच्चों, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि ये कैसे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को और कैसे लाइट की क्या उसमें ज़रूरत है इसको एक्सप्लेन करता है। तो इसके बाद हम लोग मैं आपको बताने को कह रहा था कि जब ऑक्सीजन इसमें डाल देते हैं तो रिएक्शन क्यों कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाती है। तो ऑक्सीजन करता क्या है, मैं जनरल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोई बना हुआ फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन उससे कंबाइन कर लेता है और एक बड़ा फ्री रेडिकल बना लेता है। तो ये जो फ्री रेडिकल है, जैसे यहाँ आर आप अगर CH3 डाल देंगे तो मिथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा, और यहाँ पर फिर CH3 हो जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल है, ये तो काफ़ी रिएक्टिव है, लेकिन जो बना हुआ ये बड़ा फ्री रेडिकल है ये ज़्यादा रिएक्टिव इसके कंपैरिजन में नहीं है, कम रिएक्टिव है। तो बच्चे अब होता क्या है देखिए कि जो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल, आप पहला स्टेप देखिएगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुए, वो आगे चेन प्रोपेगेशन स्टेप को कई बार रिपीट करते हैं, कई हजार बार रिपीट करते हैं सॉरी, तो वो कई हजार बार उस चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स को रिपीट करते हैं। तो इससे जो रिएक्शन की एफिशिएंसी वो काफ़ी बढ़ती है, मतलब एक क्लोरीन का बना हुआ फ्री रेडिकल कई सारा मिथाइल क्लोराइड बना देगा। लेकिन अब क्या हुआ, इसने हमारे फ्री रेडिकल को ट्रैप कर लिया, फ्री रेडिकल को ट्रैप कर लिया, ये रेडिकल बना दिया, अब ये कम रिएक्टिव है। तो जो मिथाइल फ्री रेडिकल आगे रिएक्ट करता और कई सारे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता, अब वो आगे रिएक्ट नहीं करेगा। तो तब तक ये रिएक्शन रुकी रहेगी जब स्मॉल अमाउंट में जो ऑक्सीजन में डाला है वो सारा का सारा मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन करके ये नया फ्री रेडिकल ना बना ले। एल्कोक्सिल फ्री रेडिकल कहते हैं बच्चे से, तो ये ना बना ले। जब सारा का सारा ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा तो फिर लाइट पड़ ही रही है, क्लोरीन गैस बीकर में है ही, तो फिर जो नए फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे वो नए मिथाइल फ्री रेडिकल्स को जनरेट कराएंगे, तो रिएक्शन नॉर्मल रेट से आगे फिर से बढ़ने लगेगी। तो ऐसे सब्सटेंस बच्चे, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को स्मॉल अमाउंट में या तो उसकी रेट को कम कर देते हैं या रिएक्शन को पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं, ऐसे स्पीशीज को कहते हैं इनहिबिटर्स। ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स। और जितने टाइम के लिए स्टॉप करते हैं या स्लो करते हैं, स्टॉप नहीं कह सकते, जितने टाइम के लिए स्लो करते हैं उसको कहेंगे पीरियड ऑफ इनहिबिशन। तो ये ऑक्सीजन यहां पर एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो ये तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज क्लोरीनेशन बच्चे कैसे हुआ। अब डाइक्लोरोमीथेन कैसे बना, आपका सवाल हो जाएगा सर अभी तो आपने कहा था कि चारों प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो अभी आपने सिर्फ मिथाइल क्लोराइड तक बताया, तो आगे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे। तो वो बहुत आसान है बच्चों, आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपने स्टेप 2 लिखा था, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें आपने स्टेप 2 में लिखा था कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्ट करता है। तो अब हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि अब जो है रिएक्शन करने के लिए मिथाइल क्लोराइड भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे
रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, मिथाइल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जैसे ही मिथाइल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन मीथेन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सीड कर जाएगा तो सेकंड स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा किससे, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन से, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड खुद भी एक सबस्ट्रेट है, अब ये मीथेन के साथ कंपीट करेगा अवेलेबल क्लोरीन के लिए। तो जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो इस पे भी अटैक करना शुरू करेगा, तो हमारा नया फ्री रेडिकल क्या जनरेट होगा, CH2Cl और HCl। तो इसको हम स्टेप 2 ना कह के 2' कह देते हैं, ठीक है, आपने स्टेप 2 लिखा है, इसको हम स्टेप 2' कह देते हैं। 3 नंबर स्टेप अब क्या हो जाएगा, 3' कह देते हैं इसको। तो ये अब ये फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्ट कर लेगा क्लोरीन गैस से, तो एक क्लोरीन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा सेकंड स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। अब यहां पर स्टेप 2' और 3' कई बार रिपीट करेंगे, कई बार रिपीट करेंगे, कई बार रिपीट करेंगे। एक नई चीज हमें यहां देखने को मिल गई, ये भी यहां पर बन जाएगा। अगर ये दो चेन टर्मिनेशन स्टेप्स की बात अगर करेंगे, जो स्टेप नंबर 4, 5 और 6 मैंने लिखे थे, उसमें से अगर मान लीजिए इसको 4' कह देते हैं, या आप देखिएगा मिथाइल मिथाइल जहां कंबाइन कराया था उसकी जगह ये कंबाइन कर सकता है, ऐसे ऐसा एक फ्री रेडिकल ऐसे ही दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन भी कर सकता है, और हमें ये प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, क्या मीथेन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी बन सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, यहां पर ये सेकंड स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन हो गया, यहां पर बन गया हमारे लिए 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, या 1,1 नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है, तो डाइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं इसको, या फिर इसको मेथिलीन क्लोराइड भी इसको नाम देते हैं, मेथिलीन क्लोराइड बच्चे इसको नाम देते हैं। तो मेथिलीन क्लोराइड बन गया। अब इसी तरह से आप इसका स्टेप 2 डबल डैश 3 डबल डैश लिख सकते हैं। अब आप यहां पर CH3Cl ना लेके ये जो प्रोडक्ट है इसको ले लेंगे तो नया फ्री रेडिकल जनरेट होगा, थर्ड स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन भी हो जाएगा और फोर्थ स्टेज ऑफ क्लोरीनेशन भी हो जाएगा, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि चारों स्टेप का क्लोरीनेशन होने के लिए हमें मीथेन और क्लोरीन को मोलर रेशियो में लेना होगा, लेकिन यदि हमने मीथेन का लार्ज एक्सेस ले लिया, मतलब मीथेन को बहुत सारा ज्यादा ले लिया क्लोरीन से, तो फर्स्ट स्टेज पर रिएक्शन रुक जाएगा, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ गए होंगे आप। लेकिन अब सवाल यहां से एक मुश्किल सवाल, थोड़ा सा मुश्किल सवाल क्या बन सकता है, बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मुश्किल सवाल ये बन सकता है कि मैंने अभी बताया मीथेन को तो एक्सेस में आप ले रहे हैं, अगर क्लोरीन को एक्सेस में ले लेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सोचिए, मैं अभी बोर्ड रब करके आपको फिर से बताता हूं। तो बच्चे हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया और ये भी देख लिया कि मोनोक्लोरिनेशन और पॉलीक्लोरिनेशन मीथेन का कैसे होता है। तो बच्चों एक बात आप याद रखिएगा कि सेम यही मैकेनिज्म फ्लोरिनेशन के लिए भी होल्ड करता है, ब्रोमिनेशन के लिए भी होल्ड करता है और आयोडीनेशन के लिए भी यही मैकेनिज्म होल्ड करता है। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ट्रेंड लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये कब होगा बच्चे, जब आप जिस एल्केन से रिएक्शन करा रहे हैं वो एल्केन फिक्स कर दीजिएगा। जैसे अभी हमने मीथेन से किया था तो मीथेन को फिक्स करिएगा, टेम्परेचर प्रेशर आपको फिक्स करना पड़ेगा तो ये होल्ड करेगा। अच्छा, अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से इसका रिलेशन बैठाना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बैठे बच्चों, गलत ट्रेंड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो इस बॉन्ड को तोड़कर फ्री रेडिकल जनरेट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि ये जनरेटेड रेडिकल एल्केन में से हाइड्रोजन कितनी जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जितनी जल्दी जो हैलोजन एल्केन में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वही इसके लिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आप बच्चों अपनी बुक में दिया होगा इन सब की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ध्यान रखिएगा होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिएगा तो आप पाएंगे कि इसकी और इसकी करीब करीब होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी करीब करीब थोड़े ही अंतराल पे होगी, 150 किलो जूल पर मोल के आसपास होगी। बच्चों डाटा मुझे क्लियरली अभी याद नहीं है, आप लोग अपनी बुक में से इसको देखिएगा। तो अगर आप सिर्फ इसके बेस पर ट्रेंड बनाना चाहेंगे तो आप इसको आगे दिखा देंगे, यहां पर इसको रख देंगे आयोडीन को, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता है बच्चे, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो है ही नहीं। तो बच्चे ये फ्लोरिनेशन जो ये सबसे तेज होता है, इवन ये इतना तेज होता है कि लैब में जनरली कराया नहीं जाता है, ये वायलेंट होता है, इसमें काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए ये
कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इसको कंट्रोल करना है तो आपको मीथेन के साथ फ्लोरीन और साथ में कुछ इनर्ट गैसेस डालने होंगे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट को अब्सॉर्ब कर सकें, और इनका फ्लोरीन का और एल्केन का कॉन्सेंट्रेशन कम रखना होगा बच्चों। और जो इंपॉर्टेंट बताने वाली बात वो है कि आयोडीनेशन जो होता है वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है। कहें हम कि आयोडीन इस रिएक्शन के लिए क्या रिएक्टिव है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन रिएक्टिव नहीं है, और आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल भी होता है। तो नॉट प्रैक्टिकली रिएक्टिव एंड रिवर्सिबल, ये दोनों केसेस आयोडीन के साथ हो जाते हैं। तो बच्चे आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल है, लैब में ज़्यादा कराई नहीं जाती है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में दिया रहता है आयोडीन की रिएक्शन के बारे में भी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आयोडीन की रिएक्शन हम मान लीजिए मीथेन से करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा आयोडोमीथेन और HI। अब मैंने कहा ये एक इक्विलिब्रियम है, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वो टूट के वापस रिएक्टेंट देना शुरू कर देगा। इस केस में हम क्या तरीका लगा सकते हैं कि रिएक्शन आगे भागे? तो तरीका ये है कि इन दोनों में से एक प्रोडक्ट को हम खा जाएं या किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, हटा ले रिएक्शन मिक्सचर में से। तो ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसे तो खा नहीं सकते, तो हम इसे खाने की कोशिश करते हैं। तो करते क्या है, HI को हम रिएक्ट करा देते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करा सकते हैं। जैसे HiO3 आप ले सकते हैं, आप HNO3 ले सकते हैं, इस तरह के एसिड्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रिएक्शन HiO3 के साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, आयोडीन लिबरेट हो जाता है और साथ में वाटर बन जाता है बच्चे। तो रिएक्शन मिक्सचर में से इसका कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा। तो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के केस में ली शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है कि इक्विलिब्रियम पे अगर आप कोई स्ट्रेस लगाते हैं तो इक्विलिब्रियम इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो उस स्ट्रेस जो आपने लगाया है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो आपने अगर इसका कंसंट्रेशन किसी तरह से कम करने की कोशिश की तो इक्विलिब्रियम आगे बढ़ के इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कराएगा ताकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ सके। तो ये फॉरवर्ड ड्राइव हो जाती है। ये बच्चों लिखा तो होता है बुक्स में, लेकिन ये रिएक्शन जो है बहुत लैब में कराई नहीं जाती है कि आयोडीन के जो रेडिकल्स हैं, आयोडीन के रेडिकल्स एक तो बनने में बहुत दिक्कत नहीं है, आयोडीन के रेडिकल तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन आयोडीन का रेडिकल जब मीथेन में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने जाता है तो ये उतनी आसानी से, उतनी जल्दी जैसे फ्लोरीन कर लेता है उतनी जल्दी एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो ये कई सारे मॉलिक्यूल्स मीथेन से टकराता है। भाई आप लोग सब जानते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, कलिजन से होती है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। अब सिर्फ टकरा जाने से रिएक्शन नहीं हो जाएगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए और एक खास एनर्जी जिसे आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं वो भी होनी चाहिए, तब जाके कोलिजन जो है प्रोडक्ट को लीड करेगा। तो फ्लोरीन हर तरह से अच्छा है, उसका फ्री रेडिकल भी जल्दी बनता है और वो बहुत जल्दी मीथेन से जाके टकरा के उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। इससे आगे बढ़े क्लोरीन पर आए तो क्लोरीन के रेडिकल बनने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगती है बच्चे, एनर्जी की वैल्यूज आप अपनी बुक में देखिएगा, थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन क्लोरीन भी अच्छे खासे मीथेन से टकरा के जल्दी से उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके मिथाइल रेडिकल बना सकता है, इसलिए क्लोरीन भी अच्छा खासा रिएक्ट करता है इस रिएक्शन में। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम ब्रोमीन पे जाते हैं तो ब्रोमीन के केस में अब यही दिक्कत होने लगती है, रेडिकल तो बन जाता है लेकिन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, और आयोडीन के केस में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए आयोडीन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए रिएक्टिव नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो ट्रेंड है रिएक्टिविटी का ये समझ में आया होगा। तो अब आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं मीथेन के लिए और हायर एल्केन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चे हायर एल्केन्स के लिए ये रिएक्शन जो है ये होगी तो इसी मैकेनिज्म से, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल नहीं है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल आप इस रिएक्शन को पढ़िए, इस मैकेनिज्म को समझिए, इस मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए, और जो हैलोजन की रिएक्शन हायर एल्केन्स के साथ है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।